उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 सीटें खाली हैं, लेकिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि अयोध्या संसदीय क्षेत्र में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर न्यायपालिका के आदेशानुसार अभी चुनाव नहीं करवाया जा सकता, बशर्ते चुनाव आयोग ने 9 सीटों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐसे में चर्चा करेंगे यादव परिवार का गढ़ माने जाने वाली करहल विधानसभा सीट। करहल विधानसभा सीट आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के दौर से ही यादव परिवार के लिए एक परंपरागत सीट बनी रही है। इस विरासत को अखिलेश यादव आगे बढ़ाते हुए नजर आए। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के आते आते समाजवादी पार्टी की टिकट पर कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की और ऐसे में उन्हें करहल विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में अब उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए तेज प्रताप यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी ने मोहर लगा दी, लेकिन बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही उत्तर प्रदेश में सीधी यहाँ पर सियासी भिड़ंत देखने को मिल रही है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, आपका स्वागत है। किस तरीके से देखती है करहल की जंग जो है, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक जंग बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरफ तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, अपर्णा यादव बीजेपी खेमे में शामिल है, तो क्या बीजेपी अपर्णा यादव पर दाव लगा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यकीनन अपर्णा यादव पर दाव आजमाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समय का इंतजार करती हुई नजर आ रही है, इस आधार पर कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस कवायद में जुट चुकी है कि हम चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दें, उसके बाद ही हम बड़ा फैसला लें। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 30 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान आपको लगभग एक हफ्ते के अंदर ही आपको नाम तय करना ही पड़ेगा, क्योंकि 9 विधानसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी जद्दोजहद में फंसी हुई है कि अपने सहयोगी दलों को सीट दे या ना दे। क्योंकि अगर हम जयंत चौधरी की बात करें, वो 2 से 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें संजय निषाद की, वो भी 2 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है वो किसी भी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इसी कस में रहेगी तो करहल विधानसभा सीट पर नाम कब ऐलान करेगी। लेकिन अगर हम देखें कि समाजवादी पार्टी ने फौरन इस सीट पर जो नाम उतारा है, वो एक परिवार से जुड़ा हुआ है, वो यादव चेहरे से जुड़ा हुआ है, या कहें कि मैं रोक दूं आपको यहाँ पर, तेज प्रताप यादव सांसद भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल। तो एक राजनीतिक चर्चित चेहरा है, कितना इम्पैक्टफुल रहेगा उनके लिए यहाँ से चुनाव जीतना? देखिए, अगर हम बात करें तेज प्रताप यादव की, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से ही उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा था और मैनपुरी के अंदर ही करहल विधानसभा सीट आती है। मैनपुरी से सांसदी का चुनाव लगभग उन्होंने 2014 में लड़ा था। उस दौरान यहाँ पर एक बड़ी जंग भी देखी जा रही थी, लेकिन तेज प्रताप यादव ने चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी को ये सीट भी उनके नाम करवा दी थी। अब मैनपुरी हो, करहल विधानसभा सीट हो, ये तमाम सीटों पर यादव समुदाय का वर्चस्व कहा जाता है, या कहें कि सबसे ज्यादा यहाँ पर यादव समुदाय की आबादी मानी जाती है। इस लिहाज से पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने यहाँ पर उम्मीदवार का ऐलान किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत कई नामों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन औपचारिक रूप से अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। चाहे उसमें अनुजेश प्रताप सिंह का नाम हो, यहाँ पर बात करें तो अनुजेश प्रताप सिंह के अलावा यहाँ पर वीरेंद्र शाक्या का नाम देखने को मिलता है। लेकिन हर किसी की उम्मीद है कि आखिरकार अपर्णा यादव को क्यों यहाँ पर चुनावी माहौल से गायब किया जाता है, क्यों अपर्णा यादव को चुनावी रण में नहीं उतारा जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है। तब अपर्णा यादव शामिल तो हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती तो कोई बड़ा मौका विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दे सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना 2022 में उन्हें मौका दिया। राज्यसभा के चुनाव बीते, उसमें अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया गया। लोकसभा का चुनाव बीता, आपने खुद ही देखा होगा कि खुद वो चाहती थी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़े। बिल्कुल, केसरगंज का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि परिवार के खिलाफ ही उतरे अपर्णा यादव और परिवार का मुकाबला परिवार से हो। क्योंकि देखा जाए, आप किसी भी राज्य में हैं,
अगर आप परिवार की लड़ाइयां देखते हैं तो काफी दिलचस्प हो जाती है। तो अपर्णा यादव को मैनपुरी से चुनाव लड़ाना चाहते थे यहाँ पर डिम्पल यादव के खिलाफ, लेकिन अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी, चाहे वो कन्नौज सीट ही क्यों ना हो, सिर्फ मैनपुरी सीट की बात नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अपर्णा यादव परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये मौका है, एक आखिरी मौके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सीधा चुनाव अब 2027 में होगा विधानसभा का। अगर अपर्णा यादव अभी भी उपचुनावों में नहीं उतरती, किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ती, तो अपर्णा यादव का जो सियासी एक वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं गुम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अपर्णा यादव किसी भी मायनों में उत्तर प्रदेश में कोई भी बयान जारी करती हुई नजर नहीं आती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष बना दी गई, उस दौरान भी नाराज नजर आई, शिवपाल यादव से मुलाकात करती हुई देखी गई। हाल ही में एक वीडियो सामने आई है, अधिकारियों संग बड़ी बैठक करती हुई नजर आई थी, उस दौरान भी अपर्णा यादव कई फैसले लेने ही वाली थी, लेकिन उस दौरान कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आई कि अपर्णा यादव उन फैसलों को नहीं ले पाती हैं, और उसी वक्त से ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव ने मजबूरी में इस उपाध्यक्ष का पद तो ले लिया, लेकिन वो उससे सहमत नजर नहीं आई है। यही वजह है कि लखनऊ बीजेपी दफ्तर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने गई। यहाँ पर दिनेश, सोचने वाली बात ये है कि मुलाकात करने गई है तो वो अकेले जा सकती थी, वो सिर्फ अपने पति प्रतीक को लेकर क्यों साथ गई, जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, जो खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। या फिर आप ये देखिए, जब मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ तो उसके बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, तो ये प्रतीक यादव ही है जिन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे भाई के रूप में अखिलेश यादव ये जिम्मेदारी निभाएं। तो अब अगर हम बात करें तो प्रतीक यादव अपर्णा यादव के साथ क्यों वहां पर इस मीटिंग में नजर आए, तो ये बड़ी बात है कि अपर्णा यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कोई चर्चा तो जरूर हुई होगी उपचुनावों को लेकर। इसी वजह से अपर्णा यादव यहाँ पर अपनी बातों को मनवाने के लिए और बीजेपी की बातों को मानने के लिए सहमत नजर आई है। बिल्कुल, बीजेपी की बातों को मानने को लेकर सहमत होती हुई नजर आई है, लेकिन नाज़मीन, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैनपुरी लोकसभा सीट से जब उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां भाजपा ने की, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं परिवार के सदस्यों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। ऐसे में डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने से साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया था। तो क्या तेज प्रताप यादव भी परिवार से संबंध रखते हैं? तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार करके अखिलेश यादव ने तो यहाँ से कहीं ना कहीं पासा फेंक दिया है, लेकिन अपर्णा यादव के लिए ये एक चुनौती भरा वक्त आ चुका है, क्योंकि अपर्णा के सामने फिर परिवार की चुनौती है। तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ क्या मैदान में उतरने को तैयार होंगे अपर्णा? देखिए, अगर हम बात करें कि अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में परिवार नहीं देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में ही ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, वो अपनी पार्टी को लेकर चलते हैं, समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, अलग हो जाते हैं, अपनी पार्टी का गठन करते हैं। उनकी बेटी है संघमित्रा मौर्य, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद के रूप में देखी जाती हैं। अगर हम बात करें पल्लवी पटेल की, समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी और उनसे गठबंधन तोड़ लेती है। उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल, वो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर ताल्लुक रखती हैं, गठबंधन है उनकी पार्टी का और वो भी यहाँ पर सांसद हैं। और अब आप ये देखिए कि कई परिवार आपको उत्तर प्रदेश में और भी मिल जाएंगे जो परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए। पल्लवी पटेल ने खुद समाजवादी पार्टी से ये मांग की थी कि उन्हें फूलपुर भी चाहिए, मिर्जापुर भी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए अगर अपर्णा यादव को विधायक बनना है या फिर चुनावी रण में उतरना है तो अपने परिवार के खिलाफ तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो परिवार का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। अब तेज प्रताप यादव को उतारा गया है। तेज प्रताप यादव तो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आते हैं। वो तो ये कहते हैं कि सपा का गढ़ है और सपा को जिताने के लिए पूरी मेहनत रहेगी। मैनपुरी से चुनाव जीता है तो वोट बैंक हासिल करना उनके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अपर्णा यादव के लिए ये पहला कदम हो सकता है और ऐसे में अपर्णा यादव को इंतजार नहीं करना चाहिए। एक बड़ा कदम उन्हें जरूर उठाना चाहिए कि
भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद जताई जाए कि आप करहल नहीं दे रहे हैं तो आप कोई और विधानसभा सीटें बिल्कुल। दीजिए। लेकिन अगर हम ठीक यहाँ है। पर चर्चा करें तो परिवार से अगर मुकाबला करेंगी तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। परिवार से मुकाबला करेंगी तो काफी दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आएगा और अपर्णा यादव के लिए चुनौती बन जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन यदि परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आए तो करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा मजबूत नजर आता है, क्योंकि 1,30,000 से अधिक यादव मतदाता है और यादव मतदाता 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान करहल सीट पर एकजुट होकर अखिलेश यादव को समर्थन देते हुए नजर आए थे। लिहाजा उन्होंने बड़ी जीत दर्ज कर ली थी। अब देखना यह होगा कि करहल का मैदान किस पार्टी के लिए रंग लाता हुआ नजर आता है। क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का किला ढहा पाएगी या फिर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने किले को सुरक्षित रख पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN लाइव।